होगी हमको कि वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन किस रेट से क्लेम करेंगे? डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए भी कुछ क्लास ऑफ असेट्स डिवाइडेड है, वो देखेंगे हम। क्या सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करेंगे और डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमको बताएगा सेक्शन 32। कौन सा सेक्शन बताएगा? सेक्शन 32। सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक एंड दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको एक अच्छा खासा आपके एग्जाम के अंदर वेटेज भी होल्ड करके रखा है, तो इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए हमको। करेक्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का सबसे पहले सेक्शन कौन सा होता है? सेक्शन नंबर 32। सेक्शन 32 बात करता है डेप्रिसिएशन के। अब अगर आपको किसी भी असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, डेप्रिसिएशन, पहले तो मेरी बात समझो, डेप्रिसिएशन होता क्या है? आप असेट को नॉर्मल टर्म्स के अंदर यूज करते हो। अगर असेट यूज हो रही है तो उसकी वैल्यू डिग्रेड होती है। उसकी वैल्यू जो भी डिग्रेड होगी उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब असेट का यूज होना भी जरूरी नहीं है। अगर असेट पड़ा हुआ रहता है तो भी हमने बोला है कि डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, क्योंकि वियरिंग ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ इन टाइम से भी हमारी असेट डेप्रिशिएट होती है, तो ये भी हमारा खर्चा है। डेप्रिसिएशन एक्चुअल में कोई खर्चा नहीं होता है, लेकिन वो प्रोविजन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कल को जाके आपको इस असेट को रिप्लेस करनी है और नया असेट ला कर रखना है। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि आप धीरे धीरे डेप्रिसिएशन चार्ज करो, जिस रेट से हम बोलते हैं उस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करो। हम आपको ये एक्सपेंस अलाउ करेंगे P&L के अंदर, और हम ये आपको डेबिट करने को देंगे और माइनस करने को देंगे। इसके लिए इन्होंने सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, सेक्शन नंबर 32। सेक्शन 32 क्या बोलता है? सबसे पहले सेक्शन 32 अपनी कंडीशंस रख देता है कि अगर ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होएगी तो ही हम आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करने देंगे। सबसे पहले तो आपका जो भी असेसी है वो उस असेट का क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए। मतलब आपका असेसी के नाम पर आपकी असेट होनी चाहिए। अब मैडम असेट मस्ट बी ओन्ड बाय असेसी। ओन्ड बाय असेसी का क्या मतलब? असेसी ओनर होना चाहिए। ओनर से मतलब मैडम कैसा? रजिस्टर्ड ओनर कि बेनिफिशियल ओनर? तो मैं कहूँगी यहाँ पर दोनों बच्चा। अगर बेनिफिशियल ओनर भी हुआ तो भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, और अगर आप रजिस्टर्ड ओनर हो तो भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। ये डिसीजन आया था मैसूर मिनरल केस के अंदर कि अगर कोई बंदा भले रजिस्टर्ड ओनर नहीं है लेकिन बेनिफिशियल ओनर है उस पर्टिकुलर असेट का, तो फिर वो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। दूसरी कंडीशन जो हमें यहाँ पर देखनी है वो कौन सी कंडीशन है? असेसी शुड यूज दैट एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसका मतलब क्या? अगर मेरा कोई घर है, मैं ओनर हूँ उसकी, रजिस्टर्ड ओनर, लेकिन मैं उसको अपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रही हूँ, तो क्या मैं उसमें डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज कर रही हूँ तो मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती हूँ। मैं तो किसी भी असेट के ऊपर, जैसे सपोज करो मैंने कोई एसी खरीदा, मैंने एसी खरीद के अपने घर के अंदर इंस्टॉल करवाया, क्या मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती हूँ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वो ऑफिस मैंने अपने अगर मैंने वो एसी अपने ऑफिस के अंदर इंस्टॉल करवाया तो मैं उसके ऊपर क्लेम कर सकती हूँ डेप्रिसिएशन। उसके बाद अगर कोई मैं सपोज करो फर्नीचर लाई अपने घर के लिए, तो मैं उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं कोई फर्नीचर लाई अपने ऑफिस के लिए तो मैं उस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती हूँ। तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए हमको दो कंडीशन को देखना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन तो कौन सी? दैट असेसी मस्ट बी द, पहली कंडीशन तो हमको क्या देखनी पड़ेगी कि असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द असेसी। असेसी क्या होना चाहिए? असेसी हमारा होना चाहिए ओनर, और असेट जो है
वो यूज होनी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब भाई अगर आप आपका काम बिजनेस का धंधा करने के लिए अगर इसको यूज करोगे तो ही आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। और ये दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिव है। मतलब अगर आप ओनर नहीं हो लेकिन आप किसी पर्टिकुलर असेट को बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो तो भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते हो। तो फिर आप रेंट क्लेम करो ना। अगर आप ओनर नहीं है रेंट पे करो और रेंट क्लेम करो। दूसरी चीज, अगर आप ओनर हो लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर असेट को बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर यूज नहीं कर रहे हो तो भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते हो। मतलब ये दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई करनी है। पहली, मैं इस असेट की ओनर भी होनी चाहिए, दूसरी वो असेट मेरे बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर यूज होना चाहिए। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे एक और चीज है कि कोई एक पर्टिकुलर जो असेट है उसके ऊपर, दो असेट्स के ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते हो। जो कि कौन सा असेट है? लैंड। लैंड नॉन डेप्रिशिएबल असेट माना जाता है। लैंड के ऊपर आप कभी भी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते हो। दूसरा ऐसा असेट है वो है गुडविल। अब गुडविल के ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन हुआ क्या था, एक स्मिथ सिक्योरिटी लिमिटेड का केस हुआ था और स्मिथ सिक्योरिटी के केस के अंदर ये डिसीजन आया था कि गुडविल एक डेप्रिशिएबल असेट है। क्योंकि अगर आप इनटैंजिबल असेट्स को डेप्रिशिएबल असेट मान रहे हो तो गुडविल भी एक इंटैंजिबल असेट है। और ये क्योंकि ये एक इंटैंजिबल असेट है तो इस पे हमको क्या दो? डेप्रिसिएशन दो। तो ये कौन से ब्लॉक के अंदर आ जाएगा? इंटैंजिबल असेट के ब्लॉक के अंदर आएगा। और स्मिथ सिक्योरिटी के केस के हिसाब से अगर हम देखें तो गुडविल एक डेप्रिशिएबल असेट माना जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बोलते हैं? फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन रजिस्टर्ड ओनरशिप इज नॉट नेसेसरी। इवन इफ द असेसी इज द बेनिफिशियल ओनर देन ऑल्सो ही कैन क्लेम डेप्रिसिएशन। सपोज करो हायर परचेज, अगर आपने हायर परचेज के ऊपर कोई असेट खरीदे, आप उसके ओनर कब बनोगे? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होगी। लेकिन स्टिल यू आर अ बेनिफिशियल ओनर एंड यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अंडर सेक्शन 32। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहा है? यूज ऑफ एन असेट्स इंक्लूड बोथ एक्टिव यूज एज वेल एज पैसिव यूज। हमने क्या बोला कि हमारा जो भी असेट है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज होना चाहिए। यूज से क्या मतलब मैडम? यूज से क्या मतलब? तो यूज एक्टिव यूज भी इंक्लूड करेगा और पैसिव यूज भी इंक्लूड करेगा। मैडम आप एक्टिव यूज और पैसिव यूज का डिफरेंस बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। सपोज मैंने कोई एक एसी खरीदा, मैंने एसी इंस्टॉल करवाया और मैंने तुरंत एसी को स्टार्ट कर दिया क्योंकि गर्मी के दिन चल रहे थे, सबको काफ़ी गर्मी हो रही थी, हमने एसी का काम लेना चालू कर दिया। वो तो हुआ एक्टिव यूज। लेकिन क्या हुआ, अभी ये तो हुआ पहला केस, जब मैंने एसी कब इंस्टॉल करवाया? गर्मी के दिनों में। दूसरी चीज, मैंने सोचा कि मैं एसी इंस्टॉल करवाती हूँ ठंड के दिनों में ताकि मुझे क्या मिल जाए? एसी खरीदने पे कुछ डिस्काउंट मिल जाए। मैंने ठंड के दिनों के अंदर एसी को मंगाया और एसी को इंस्टॉल करवा दिया। एसी को इंस्टॉल करवा लिया लेकिन पूरे 6 महीने ये हमारा एसी चला ही नहीं। एसी चला हमारा 1 अप्रैल से। तो भी हम क्या मानेंगे कि पैसिवली असेट हमारा यूज हो रहा है। पैसिव यूज मतलब अगर असेट सिर्फ रेडी टू यूज भी हो गया तो हम उसको पैसिव यूज मानेंगे और हम उसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन तीसरा केस देखो, मैंने एसी मंगाया ठंड के दिनों के अंदर और ऐसा के ऐसा पैक करके रख दिया। मैंने कहा कि अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं गर्मी जब आएगी तब इसको इंस्टॉल करवा दूंगी। अब ये पैसिव यूज नहीं हो रहा है क्योंकि ये रेडी टू यूज नहीं है। जब भी हमारा रेडी टू यूज हो गया असेट, आप उसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। रेडी टू यूज मतलब एक्टिव यूज, अगर आप एक्चुअल में यूज कर रहे हो, या पैसिव यूज। पैसिव यूज का मतलब क्या कि आपने असेट को इंस्टॉल करवा दिया लेकिन अभी यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन वो असेट जब चाहो, आपका जब मन चाहे तब आप उसको यूज कर सकते हो। इफ द असेट इज अक्वायर्ड during the previous year but not put to use in that particular year, then it will be added to the block of the asset but no depreciation will be charged for that year। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलता है? ये बोलता है कि सपोज करो अगर मैंने कोई एसी खरीदा लेकिन मैंने एसी थर्ड वाला केस अपना एसी खरीद के मैंने कहाँ पे रख दिया? अपने ऑफिस के अंदर वैसा के वैसा कार्टून रख दिया, इंस्टॉल नहीं करवाया। इंस्टॉल करवा दिया होता तो मैं क्या करती?
भले ठंड के दिन थे, पैसिवली यूज हो रहा है और मैं डिप्रिसिएशन क्लेम कर दी, लेकिन मैंने तो कार्टून ऐसा कैसा रखवा दिया है, तो मैं उसको ब्लॉक में तो ऐड करूंगी, लेकिन मैं उसको उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज वॉट विल बी द सिस्टम ऑफ डिप्रिसिएशन, कि भाई साहब हम डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, हम डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, ये होता है सिस्टम ऑफ डिप्रिसिएशन। तो हमारे पास दो सिस्टम अवेलेबल है, एक होता है इंडिविजुअल असेट सिस्टम और एक होता है ब्लॉक ऑफ द असेट सिस्टम। इंडिविजुअल असेट सिस्टम का मतलब क्या मैडम, जैसे सपोज करो मेरे एक फर्नीचर यहाँ पे पड़ा है, एक फर्नीचर कहीं और ब्रांच पे पड़ा है, एक फर्नीचर कहीं और पड़ा है, मैं एक एक फर्नीचर पे इंडिविजुअली अपना क्या कर रही हूँ, डिप्रिसिएशन चार्ज कर रही हूँ। अब ये छोटा सा फॉर्म हो, बहुत इजी लग रहा है कि हाँ ठीक है 4 बेंचेस का डिप्रिसिएशन, लेकिन आप मानो जो बहुत बड़े बड़े क्लासेस होते होंगे, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते होंगे, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती होंगी जहाँ पर हज़ारों की तादाद के अंदर असेट्स होते होंगे, अब वो लोग एक एक असेट के ऊपर डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, ये एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती थी। तो उन्होंने फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने क्या किया, ब्लॉक ऑफ द असेट इंट्रोड्यूस किया। और ब्लॉक ऑफ द असेट क्या बोलता है कि आप क्या करो, आप ऐसे असेट्स लो, आप ऐसे असेट लो, आप ऐसे असेट्स लो जो कि सेम रेट में फॉल हो रहे हो और सेम ब्लॉक के अंदर हो, मतलब सेम रेट और सेम ब्लॉक, एक ही ब्लॉक के अंदर अगर किसी दो असेट की रेट सेम है तो उन सबका एक ब्लॉक बना लो, उन सबको अक्यूमुलेट करो और फिर उस पूरे ब्लॉक के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज कर लो। ये हमारा क्या बोलता है, ब्लॉक ऑफ द असेट, ब्लॉक सिस्टम। करेक्ट, ब्लॉक सिस्टम क्या बोलता है कि जितने भी असेट से जितने भी आपके असेट होते हैं उनका एक ब्लॉक बनाओ। ब्लॉक बनाना है मतलब क्या, आपको सेम ब्लॉक का असेट लेना है और सेम रेट का असेट लेना है। अब मैडम आप समझाओगे मैं ब्लॉक क्या होता है, तो बिल्कुल समझाएंगे। ब्लॉक क्या होता है कि हमारे जो भी इनकम टैक्स है उसने जितने भी असेट्स कवर होते हैं, जितने भी असेट इधर अपन बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज कर सकते हैं, वो सारे असेट्स को 4 ब्लॉक के अंदर कैटेगराइज किया है। दैट इज बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजिबल असेट। इन सब का ब्लॉक है। फिर इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रेट्स दी हुई है। करेक्ट, प्लांट एंड मशीनरी की डिफरेंट रेट और इंटेंजिबल असेट, मतलब इन चारों को छोड़ के कोई भी असेट कहीं और भी आप क्या नहीं कर सकते हो, क्लासिफाई नहीं कर सकते हो। ये 4 ही ब्लॉक्स है। वो 4 ब्लॉक्स कौन से, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजिबल असेट्स। कौन से 4 ब्लॉक्स है, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और इंटेंजिबल असेट। अब बिल्डिंग का ये पूरा ब्लॉक है, इसके अंदर ये डिफरेंट रेट्स है। पहली रेट क्या है, 5%, 10% एंड 40%। अगर सपोज करो मेरी 2 से ज्यादा बिल्डिंग्स है, एक बिल्डिंग यहाँ पर भी है, एक बिल्डिंग कहीं और है, लेकिन अब पहले तो ये रेट समझो, ये रेट्स क्या बोलती है। सपोज बिल्डिंग 5%, 5% कैसी बिल्डिंग पे लगेगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग अदर देन होटल्स एंड बोर्डिंग, अदर देन होटल्स एंड बोर्डिंग। मैडम अभी तो आपने हमको एक चीज सिखाई कि बिल्डिंग कौन से पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए। अब जब आप बिजनेस कर रहे हो तो वहां रेसिडेंशियल बिल्डिंग का क्या सेंस रहा, आप यहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग का कैसे आप दे सकते हो, मतलब जहाँ पे लोग बाग रह रहे हैं, ऐसी बिल्डिंग कैसे कभी भी बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर यूज आ रही है, फिर तो वो कमर्शियल बिल्डिंग हो गई। अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज आ रही है तो ये कैसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग। सपोज आपने कभी देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए कुछ घर बार देती है। अब वो एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए घर बार देती है, उसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करती है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वो घर बार उनको रहने को देती है। तो अब वो क्या हुआ, वो अल्टीमेटली हो किस पर्पस के लिए यूज रही है, वो पर्टिकुलर बिल्डिंग जो भी अपार्टमेंट्स वो देते हैं रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, लेकिन वो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली कहाँ पर यूज हो रहा है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है। तो यहाँ पर उन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स की बात
हो रही है। तो अगर बिल्डिंग के ब्लॉक के अंदर कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग आती है तो उसके ऊपर हमको किस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? 5% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अगर कोई नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग आती है, मैडम नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग कौन सी होगी? कोई गोडाउन, ऑफिस, फैक्ट्री, कोई भी होगा, इंक्लूडिंग होटल्स एंड बोर्डिंग। होटल्स एंड बोर्डिंग भी हम क्या मानेंगे? नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग ही मानेंगे। तो इसके ऊपर आपको कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और कोई भी टेम्पररी कंस्ट्रक्शन जैसी कोई बिल्डिंग बनी है तो उसके ऊपर आपको कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? 40% से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। किस रेट से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? 40%। मैडम टेम्पररी कंस्ट्रक्शन आप बता सकते हो क्या होता है बिल्डिंग में? जैसे सपोज करो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो वहाँ पर वहाँ के जो लेबर्स होते हैं उनको रहने के लिए छोटी छोटी ईंटों के अपन वो भी बनवाते हैं टेम्पररी कंस्ट्रक्शन की। जब तक ये बिल्डिंग बन रही है 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, तब तक ये लेबर्स यहाँ पर ही रहे। और जैसे ही ये बिल्डिंग पूरी बन जाती है फिर अपन उसको डिमोलिश कर देते हैं, करेक्ट? तो वैसे अगर कोई भी टेम्पररी कंस्ट्रक्शन है तो उसके ऊपर आप 40% के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो बिल्डिंग का एक ब्लॉक अपन ने देखा, इसके अंदर 3 रेट्स देखिए। अगर कोई भी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए कोई बिल्डिंग यूज हो रही है तो हम उसके ऊपर 5% से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर कोई भी बिल्डिंग हमारी नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो हम उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और अगर कोई भी बिल्डिंग हमारी टेम्पररी कंस्ट्रक्शन के अंदर आ रही है तो उसके ऊपर 40% से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जो नेक्स्ट ब्लॉक आता है वो आता है फर्नीचर। अब फर्नीचर आया, फर्नीचर के ऊपर एक ही रेट है। अगर कोई भी फर्नीचर के ब्लॉक के अंदर फॉल हुआ तो उसके ऊपर एक ही रेट एप्लीकेबल है, दैट इज 10%। 10% की रेट लगेगी अगर कोई भी फर्नीचर के ऊपर आ रहा है। एंड फर्नीचर इंक्लूड्स इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी आपकी कहाँ पर आएगी? फर्नीचर की डेफिनेशन के अंदर फॉल होती है। नेक्स्ट आता है प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक। प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक क्या बोलता है? काफी बड़ा है प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक। तो प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक क्या बोलता है? अगर इसके अंदर खूब सारी रेट स्पेसिफाई है। सबसे पहले हम अपन देखेंगे ऐसी कोई भी मोटर का जो कि हायरिंग पर्पस के लिए यूज नहीं हो रही है। ऐसी कोई भी मोटर कार जो हायरिंग पर्पस के लिए यूज नहीं हो रही है, मतलब आप सिर्फ उसको किस पर्पस के लिए यूज करते हो? आप खुद आते हो, खुद जाते हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज हो रही है, या फिर आपके खुद के बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर ही ये यूज हो रही है, या पर्टिकुलर अगर कोई मोटर कार, तो फिर आप इसको क्या करोगे? 15% पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी मोटर कार है इंक्लूडिंग लॉरी, बसेस, कुछ भी जो कि हायरिंग पर्पस के लिए यूज हो रही है, जो आपके बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उसको हायर पे दे रहे हो, किसी और बंदे को क्या दे रहे हो? रेंट पे दे देते हो आप उसको, करेक्ट? मेरा जैसे सपोज करो एक तो है ट्रैक्टर, करेक्ट? मेरा सपोज करो एक ट्रैक्टर है, मैं फार्मर हूँ। अब मेरी खेतों के अंदर अगर चल रहा है तो फिर 15% से डेप्रिसिएशन। लेकिन मैं अगर ये दूसरे लोगों को दे रही हूँ, दूसरे लोगों को ट्रैक्टर में दे रही हूँ, यूआईटी में लगवा दे रही हूँ, कहीं भी लगवा दे रही हूँ, तो फिर उस केस के अंदर मेरे ट्रैक्टर पे 30% की रेट एप्लीकेबल होगी। 30% की रेट से मुझे उस पर डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। तो मोटर कार के अंदर अपन ने 2 चीज़ें देखी। अगर हायरिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो रही है तो 15% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, लेकिन हायरिंग पर्पस के लिए अगर यूज़ हो रही है तो हमको उस पर 30% से डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। लेकिन इसके अंदर एक अमेंडमेंट आया और वो अमेंडमेंट क्या बोलता है कि अगर आपने ये ऊपर वाली मोटर कार दैट इज नॉट यूज्ड फॉर हायरिंग पर्पस, जो कि आप हायरिंग के लिए यूज नहीं कर रहे थे, उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन देते हो? 15। लेकिन एक अमेंडमेंट आया और वो क्या कहता है कि अगर आपने मोटर कार खरीदी और आपने उसको हायर के लिए, मतलब आप उसको हायरिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हो, अदर देन यूज्ड फॉर द हायरिंग पर्पस, और वो आपने कौन सी डेट के बीच के अंदर खरीदी? वो आपने कौन सी डेट में खरीदी? वो आपने 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में खरीदी, तो आप उसके ऊपर 30% से डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर ऐसी कोई भी मशीनरी है जो कि आपने
हायरिंग पर्पस के लिए खरीदी है और ये ही डेट 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच के अंदर खरीदी है, तो फिर आप इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, 45%। मतलब अगर इस पर्टिकुलर डेट के बीच में, वैसे तो इसके ऊपर क्या रेट, अगर कोई भी मोटर कार, इसको अगर समराइज करो तो आप क्या देखोगे, अब तो हमने मोटर कार के अंदर क्या देखा, मोटर कार की क्या रेट से, मोटर कार एक तो हमने देखी जो कि यूज फॉर अदर देन हायरिंग पर्पस, और यूज्ड फॉर हायरिंग पर्पस। इसके अंदर आपको दो बाइफर्केशन करने हैं, asset is purchased between 23 अगस्त 2019 से टू 31/3/20 तक, तो रेट होगी 30%। और अगर अदर केस के अंदर इस पे क्या रेट एप्लीकेबल होगी, 15%। सेम विथ असेट्स यूज्ड फॉर हायरिंग पर्पस के अंदर, इफ असेट इज परचेज्ड बिटवीन 23 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 20, तो इस पे क्या डेप्रिसिएशन क्या रेट एप्लीकेबल होगी, 45%। और अदर केस के अंदर कितनी एप्लीकेबल होगी, अदर केस में एप्लीकेबल होगी रेट, इसके अंदर कितनी होगी 45, है ना, और इधर एप्लीकेबल होगी 30%। तो ये अपन ने देख लिया मोटर कार का डिप्रिसिएशन कैसे लगेगा, मोटर कार पे हमको कैसे डिप्रिसिएशन लेना है। नेक्स्ट उसके अंदर आता है, और वो आता है प्लांट एंड मशीनरी, ओशियन गोइंग शिप्स, वेसल या स्पीड बोट्स। अगर पानी में चलने वाले जितने भी यंत्र है, पानी में चलने वाली जितनी भी जैसे शिप्स है, इनके ऊपर आप किस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो आपको 20% से इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और अगर इसके अलावा कोई भी, जैसे सपोज करो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बुक्स ओन बाय प्रोफेशनल्स, ऐसी कोई भी बुक्स है, तो उसके ऊपर आपको कौन से परसेंटेज से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 40%। मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनके ऊपर कौन सी डेप्रिसिएशन रेट एप्लीकेबल होगी, 40%। अगर कोई भी बुक्स है जो कि प्रोफेशनल यूज करते हैं, उसके ऊपर कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी, 40%। दैट इज जो रेडी रैगनर अपन लोग यूज करते हैं टैक्सेशन के लिए, ऐसी जो भी बुक्स जो हमारे प्रोफेशनल यूज करते हैं, ऐसे बुक्स के ऊपर 40% से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अगर कोई भी एयर और वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, तो उसके ऊपर भी आपको 40% से डेप्रिसिएशन की रेट चार्ज करनी पड़ेगी। और इन जनरल नॉर्मल टर्म्स के अंदर अगर कोई इन सब में कहीं नहीं बैठ रहा है, तो भी नॉर्मल टर्म में प्लांट एंड मशीनरी पे 15% का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो